कल आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आप कम्युनिटी में ये लोन, ये घर, ये पैसे, ये सब क्यों लिखते हो। तो देखिए, मैं ये सब अपनी डायरी में ही लिखती हूँ, रात से नहीं लिख रही हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी जब से स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, मैं डायरी लिखती हूँ और रात को ही प्लान बना लेती हूँ, और पूरे महीने का, फिर हर हफ्ते का, फिर हर दिन का। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि कैसे कर लिया, कैसे इतनी मोटिवेट रहते हो आप, कैसे आप मतलब इतना लाइफ में फेस करने के बावजूद भी आप घर खरीद रहे हो, इतना कुछ कर पा रहे हो। तो इसका मेन कारण मैंने कल आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट करके शेयर किया था कि ये देखो, ये मेरा काम करने का तरीका है। मैं ऐसे अपने वर्क को प्लान करती हूँ। मैं इस तरीके से एक वो बना लेती हूँ माइंड में प्लान कि देखो, मुझे ये टारगेट अचीव करना है इस महीने, इतने पैसे तो कमाने ही कमाने और इतना लोन भरना है। अब तो ये घर ऑलमोस्ट बनने लग गया, बस हो ही गया तैयार। हमारे सामने जब हम यहाँ आए थे ना, तब नींव डली थी यहाँ, आपको याद होगा जब हम यहाँ से गुजरा करते थे। और अब देखो, देखते देखते पूरा घर तैयार हो गया। मेरी उस कम्युनिटी पोस्ट को आप ज़रा ध्यान से देखोगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने एक एम बना रखा है अगले 6 महीनों का, कि मुझे अगले 6 महीनों में ये एम पूरा करना है। और फिर उस एम को हर महीने में बांट रखा है कि इस महीने मुझे ये, उसके कुछ कुछ पार्ट सेगमेंट्स तैयार कर रखे हैं। जैसे कि मान लो उस एम का 25% मुझे इतने टाइम में करना है, बाकी 25 इतने परसेंट टाइम में, इतना इतना इतना। तो वो मैं आपको समझाना चाह रही थी, इसीलिए। वरना मैं तो हमेशा नोट अपना मेरे पास है, मैंने डाउनलोड कर रखा है मोबाइल फ़ोन में, नोट वाला एक जो सेक्शन है, उसमें मैं हर रोज़ रात को खाली बैठ के ना 15-20 मिनट लिखती हूँ। लेकिन वो मैंने सोचा क्यों ना मैं नोट पैड में लिखने की बजाय मैं कम्युनिटी में वो चीज़ें लिखूँ, ताकि आप लोगों को पता चले। क्योंकि आप लोगों को भी तो समझ आना चाहिए कि निधि कैसे इतना मोटिवेट रहती है। वो हस्बैंड के जाने का जो दुख होता है, उस चीज़ को, वो पुरानी पास्ट मेमोरीज जो भी लाइफ में है, वो उसके ऊपर हावी क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो इसका कारण ये है कि मैं उनको अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को इस तरीके से कंट्रोल कर रखा है कि नहीं निधि, तेरे को प्रेजेंट में रहना है और ये जो तेरे एम है इन पे फोकस करना है, और इतना गंदे वाला फोकस इन पे करना है कि तेरा फोकस उन चीज़ों पे जो तेरी पास्ट में जो चीज़ें जो तेरे को दिल दुखाएंगी, तेरा पास्ट में माइंड से तू कमज़ोर हो जाएगी अगर तू उन बातों को सोचेगी, तो उस साइड जाना ही नहीं चाहिए। तो ये तरीका था, इसीलिए मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट आपके साथ शेयर करी थी। अब तो आप समझ गए होंगे, मैं कुछ भी शेयर करती हूँ कम्युनिटी पे तो उसका कुछ कारण होता है, ऐसे ही नहीं मैं शेयर कर देती हूँ। तो वो भी मैंने एग्जैक्टली वैसे ही लिखा पोस्ट में, जैसा कि मैं अपनी डायरी में लिखती, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली समझ आए कि मैं कैसे काम करती हूँ, है ना। तो जाने दीजिए उन बातों को, जो मतलब जो समझ पाएंगे वो समझ जाएंगे उस पोस्ट को देखकर, है ना। और जो मेरा मकसद था उस पोस्ट को शेयर करने का, बस अगर 10-15 लोग भी मतलब मोटिवेट हो पाए, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो इधर देखिए, एक बच्ची ने छोटी सी चॉकलेट दे दी थी, बट मैंने विहान को दी नहीं खाने को, बस इतना छोटा बाइट दिया, बाकी मैं ही खा गई थी। बाबू किसने दिए? छोटी सी गुड़िया थी, वो लेके बैठी थी काफ़ी सारी इस तरीके की टॉफी चॉकलेट जो भी है। ये गया वहाँ पास उनके, बोलता मुझे भी दे दो एक टॉफी, एक बुशी। उसने ये दे दी। यार खिलानी नहीं है बट आपको, घर चलो, घर जाके देखेंगे क्या करना है इसका। बेटा खानी नहीं है आपको, चलो इतने सा निकूशा बाइट दूंगी, बिल्कुल निकूशा, देनी नहीं है मुझे आपको, आप तो लेके आ गए। क्या इसमें है? चॉकलेट वाली टॉफी, घर जाके खा ला, घर जाके। जी, आप कैसे हो? रात को ये दाल चावल खाए बाबू ने, पता ही आपको बता रखा है। चावल तो खिला लो, चावल तो कितनी बार भी खिला लो, खुश होके खाता है। दाल चावल खा लिए फिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, लाइट चली गई है और मैं अभी भी हंस सो रहा है। अपने लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। मैं बनाऊंगी ये वाला दूध, ये वाला डब्बा मैंने मंगवाया था, ख़त्म भी कर दिया, खाली हो गया। शी नीड्स का था, शी नीड का था, डेली वुमेन्स प्रोटीन। इस डब्बे को लेकिन हम फेंकेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, अब ये खाली डब्बे में कुछ ना कुछ सामान हम भर के रख देंगे, यूज़ के लिए काम आ जाएगा।
आप बोलते हो मम्मी के घर की वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, तो मैं परसों बनाने वाली थी, फिर मैंने बोला चलो थोड़ी पहले घर की सफाई कर लेंगे, फिर कमेंट्स आते हैं वरना। तो मम्मी को भी मैंने बोल दिया था, मैंने कहा मम्मी आप ना घर की थोड़ी सी सफाई कर लेना, फिर मैं कभी वीडियो बनाने आऊँगी 1 या 2 दिन बाद। तो फिर मम्मी देखो आज बाहर सुबह सुबह उठ के सफाई करने लग रहे थे घर की। तो घर बाकी तो प्रॉपर झाड़ू पोछा सब कर रखा था, ये थोड़ा वो सामान मम्मी कुछ ढूंढ रहे होंगे वो निकाला होगा। खुरपी, हाँ देख लो मम्मी ने बता दिया, खुरपी ढूंढने लग रहे हैं, उसके चक्कर में पूरा घर खोल रखा है, सामान वो मिल नहीं रही मम्मा को, पता नहीं कौन उठा के। अब मैं बता देती हूँ वो ओवरी वाला क्या चक्कर था कि मेरी शादी के 3 महीने बाद फैलोपियन ट्यूब में बेबी बन गया था, और वो फिर एकदम से मेरा ऑपरेशन करवाना जरूरी था। तो वहां पे मेरा ऑपरेशन हुआ, तो उसमें क्या था कि देखिए जो कागज थे ना जो मेरे डॉक्टर ने तैयार किए थे, उसमें सिर्फ एक फैलोपियन ट्यूब निकाली गई, ऐसा लिखा गया था, जो बाद में पेपर डिस्चार्ज पेपर होते हैं। और साथ में मेरे हस्बैंड को भी जब बुला के कहा गया था कि देखिए एक ट्यूब निकालनी पड़ेगी, ये बोला था। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था उन्होंने कि सिर्फ फैलोपियन ट्यूब निकाली है, और मेरे हस्बैंड को सिर्फ फैलोपियन ट्यूब ही दिखाई थी कि देखो ये निकली है, इतनी सी, मेरे हस्बैंड ने बताया भी था, ऐसे पतली सी थी, ऐसे थी। ठीक है, तो सिर्फ इस बारे में बात हुई थी, इसके अलावा कोई ओवरी निकालने की या कुछ भी इस तरीके की बात नहीं हुई थी, ना ही पेपर्स में उन्होंने कहीं मेंशन किया। और हमसे पूछ के निकाली थी ट्यूब भी कि हमें निकालनी पड़ेगी जरूर, मतलब इसके लिए आपको अपना परमिशन दीजिए। तो परमिशन के बिना तो कोई कुछ निकाल नहीं सकता, है ना। अब आप बात सुनिएगा फिर हुई क्या। मेरा 25 मई को ये ऑपरेशन हो गया, उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया था जब मैं फिर सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, मतलब उसके बाद बीच में एक बार हुआ था, उसके बाद एक बार और। ठीक है, तो करीबन 8-10 महीने बाद में जब मेरी प्रेगनेंसी हुई, तब मेरा डॉक्टर ने जैसे प्रेगनेंसी होते ही 10 दिन बाद का ऑपरेशन अल्ट्रासाउंड लिख दिया था। मेरे बहुत अल्ट्रासाउंड हुए प्रेगनेंसी के टाइम में, क्योंकि मेरी जो थी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन वाली प्रेगनेंसी थी, तो उसमें अल्ट्रासाउंड ज्यादा होते हैं। तो स्टार्टिंग में, ताकि डॉक्टर को ये तो पता चलना चाहिए कहीं दोबारा बच्चा ट्यूब में तो नहीं बन रहा, इसीलिए जैसे ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उसके 10 दिन बाद ही मेरा अल्ट्रासाउंड शुरू हो गए थे। तो अब आप बात सुनिएगा, तो जब मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें जो, अब मुझे ये नहीं ध्यान क्योंकि इतना टाइम हो चुका इस बात को, कि मेरी कौन सी ओवरी नहीं दिख रही थी, लेफ्ट भी हो सकती है राइट भी। ठीक है, तो उसमें जो लिखा हुआ था कि जो एक ओवरी है वो इज नॉट विजुअलाइज्ड, जो कि नहीं दिख रही अल्ट्रासाउंड में। तो वो हमारे जो अल्ट्रासाउंड के टेक्नीशियन थे उन्होंने ये बात बताई। तो मैंने ये बात डॉक्टर को, जब वो पेपर गया, मेरी जो दूसरी डॉक्टर थी, क्योंकि फिर मैं दूसरी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो उनके पास जब वो पेपर गया तो वो थोड़ा सा उन्होंने फिर सोचा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने फिर 10-15 दिन बाद फिर एक और अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें भी नहीं दिख रही मेरी ओवरी। तो उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये थोड़ा कंसर्न वाली पॉइंट है ऐसे। ठीक है, कि क्यों नहीं दिख रही है अल्ट्रासाउंड में आपकी ओवरी, क्योंकि देखो मैं काफी यंग एज में हूँ, है ना, कोई 50-55 साल की उम्र की तो मैं हूं नहीं कि जिसके मेनोपोज हो जाता है। तो होता है कि जिसका मेनोपोज हो जाता है उसकी ओवरीज कभी कभी नहीं दिखती, क्योंकि जब ओवरी श्रिंक भी हो जाती है, मतलब कुछ रीजन होते हैं, लेकिन वो होते हैं 55-60 साल की लेडीज में, 50 से ऊपर की में। ठीक है, कि ओवरीज कई बार अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखती, बट मैं एज अ यंग इंसान, मेरी ओवरी नजर ना आ रही हो, है ना। तो उस टाइम खुद से सामने से मेरी डॉक्टर ने ये बात बोली थी, जो मेरी गायनिकोलॉजिस्ट थी, और वो अच्छी खासी उम्र की थी, कम से कम 65 साल की होगी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोली थी कि आपकी एक ओवरी निकाल ली गई है। उनकी वर्डिंग बता रही हूं मैं, उन्होंने खुद बोला मुझे कि मैंने कहा मैम मेरी तो सिर्फ ट्यूब निकली है, बोलते हैं ट्यूब के साथ ओवरी भी निकली है। उन्होंने बोला है बात कि नहीं है ओवरी भी आपकी, होती तो इसमें दिखती ना, अल्ट्रासाउंड में दिख ही नहीं रही है। ये बात उन्होंने खुद सामने से बोली। ठीक है, तो अब आप उस चीज को खुद से अज्यूम कर रहे हो। और हाँ, कुछ लोग ये बोल रहे हैं ना कि मतलब बना के बातें कि जब ट्यूब ही एक निकल गई तो उसके साथ ओवरी निकालनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होता। आप पढ़ लीजिएगा, ओवरी तो रहती है, आप बेफालतू के ऑर्गन्स थोड़ी निकाल लोगे। ओवरी नहीं निकालनी होती, सिर्फ ट्यूब निकालनी है तो ट्यूब ही निकलेगी। और एक और बात बता देती हूँ कि जो ट्यूब होती है ना, कभी अटैच नहीं होती है किसी ओवरी से कि ये ओवरी से अटैच है, जुड़ी हुई चीज नहीं होती है ये, वो वैक्यूम की तरह काम करती है। एक फैलोपियन ट्यूब जो है ना वो वैक्यूम होता है, मतलब वो खींचती है। अगर मान लो मेरे पास एक भी फैलोपियन ट्यूब है ना, तो वो भी ना वैक्यूम की तरह ओवरी से इस तरीके से खींचेगी एग्स को, समझ रहे हो। वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि मान लो मेरे साथ, आपको पता है जो हमारा साइकिल होता है ना, उसमें एक साइकिल पे लेफ्ट ओवरी से फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरी ओवरी से राइट ओवरी से फर्टिलाइजेशन होता है।
मीन्स हमेशा एक ही ओवरी से फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है फीमेल्स में, ठीक है, 2 ओवरी होते हैं। तो मतलब आप खुद सोचो ना कि एक बार लेफ्ट साइड से फर्टिलाइजेशन होगा, एक बार राइट साइड से होगा, ठीक है। तो अगर आपकी लेफ्ट ट्यूब निकाल दी गई है, तो जो आपकी राइट ट्यूब होगी वो एक महीना लेफ्ट ओवरी से फर्टिलाइजेशन करेगी, दूसरे महीने राइट फर्टिलाइजेशन से वही ट्यूब जो बची हुई है फर्टिलाइजेशन करेगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ऐसे होती है, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे 2 ओवरीज है और इसमें एक ट्यूब है, तो वो कभी इधर से वैक्यूम की तरह एग खींचेगी, कभी उधर से एग खींचेगी। तो इसमें ये चीज कहना कि हाँ ओवरी अगर आपकी नहीं है तो मतलब वो चीज मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो होता है। आप समझ में आई वो चीज। और दूसरी चीज ओवरी इसका यूज कहाँ पे होगा? तो कोई कह रहा है ना कि हाँ ओवरी तो हमारे बॉडी से निकलने के बाद उसके जो एग्स होते हैं उनका क्या यूज होगा? तो देखिए जो एग्स होते हैं ना, हम लोग जो एग डोनर की तरह यूज करते हैं, तो वो भी मतलब काफी सालों तक 10-10 साल तक एग्स प्रिजर्व किए जा सकते हैं। तो ओवरी है, उसमें से एग्स को प्रिजर्व करके आपके पास इतने आज के टाइम में साइंस के मेथड है, उनको आप काफी सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हो एग्स को, तो कोई खराब नहीं होती चीज, ठीक है। हर एक ऑर्गन की अपनी एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, और उसमें से निकाल के आप कितना भी यूज कर सकते हो आगे। और आप कभी पढ़ लेना, एक एग 25-25 हजार का जाता है, 25 से 30 हजार की वैल्यू है एक डोनर एग की, ठीक है, जो आज के टाइम में। मैं तो बल्कि आपको कहती हूँ, आपके पास अगर आपको ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तो जाओ किसी बड़े हॉस्पिटल्स में अपने चेकअप्स करवाओ, सब कुछ करवाओ और एग डोनर की तरह बन जाओ। फीमेल्स के लिए एक काम हो गया ये। तो आपको एग्स आप डोनेट करोगे किसी हॉस्पिटल में, बदले में वो आपको 20-25 हजार रुपए देंगे, है ना। तो आपकी तो घर बैठे कमाई है ना। वो बाकी वो उसमें सारी चीजें चेक होती हैं, जेनेटिक टेस्टिंग होती है, सब कुछ होता है। ऐसे ही किसी को अप्रूव नहीं कर देते, क्योंकि मेरी तो यंग एज थी तो वो तो सब कुछ बढ़िया था, ठीक है। अब मैं आपको वो तो बोल रही हूँ, मैंने तो वो बात बताई है कि जो मेरी डॉक्टर ने बोली है बात, ठीक है, जो मेरी जिन पे विहान का मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम पूरा 9 महीने, तो उन्होंने बोली है निकाली है, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि नहीं निकाली, ठीक है। मैं एक बार नेगेटिव सोच के देखती हूँ कि नहीं निकाली होगी, ओवरी तो हमारे बॉडी में ही पड़ी होगी, ठीक है। तो वो ओवरी गई कहाँ? वो अल्ट्रासाउंड में क्यों नहीं आई? 4-5 अल्ट्रासाउंड मेरे हुए, कभी भी नजर नहीं आई, कहीं भी नहीं, नॉट विजुअलाइज्ड क्यों आई? तो अब इसके 2-3 कारण हो सकते हैं, ठीक है। या तो ओवेरियन कैंसर, मे बी, आई होप सो, आई होप नोट कि ऐसा हो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपकी बॉडी में किसी तरीके का कैंसर्स बन जाता है, तो वो सिस्ट की तरीके से वो उसको हाइड कर लेता है। तो हो सकता हो मे बी समथिंग कैंसरस हो, इस वजह से वो ओवरी विजुअलाइज्ड ना हो रही हो, है ना। या फिर मे बी शायद वो सच में श्रिंक हो गई हो ओवरी, है ना। ये रीजन हो सकता है कि मे बी सच में ही वो दिखाई ना दे, इस लेवल तक वो श्रिंक हो गई हो, क्योंकि जब ट्यूब वहां से निकल गई हो। बट ऐसा होने की चांसेस नहीं है। तो कुछ भी हो, मैं अगर आज के टाइम में अगर मैंने कभी कल को हेल्थ इंश्योरेंस लिया और मेरा वो पॉइंट आया, तब मैं जरूर जांच करवाऊंगी पूरी कि हाँ क्या रीजन है, क्या नहीं है। बाकी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है ना, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं होती। और आप खुद देखिए, जो मेरा बेटा है विहान, वो सिर्फ, अगर ओवरी तो दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ एक ओवरी, एक फैलोपियन ट्यूब और एक यूट्रस, बस उसमें आ गया, पैदा हो गया। और मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि हम तो 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, हमारी एक ट्यूब निकल गई थी, उसके बावजूद हमें कंसीव क्यों नहीं हो रहा, आपको कंसीव कैसे हुआ? तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा कंसीव वाला जो चीज थी वो बहुत फास्ट रही है। मतलब जिस मंथ में प्रेगनेंसी का सोच के कंसीव करती थी ना, मतलब कि नहीं इस मंथ से हमें सोचना है बच्चे के लिए, तो मैं उस अगले ही मंथ पता चल जाता था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मतलब मेरा कंसीविंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा ही अच्छी है कि मैं कंसीव बहुत जल्दी कर लेती हूँ, ठीक है। इसका कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी चीज जो होती है कंसीविंग में, मेरी डॉक्टर ने मुझे बताई थी कि फिटनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप मेंटली फिट हो और फिजिकली फिट हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल एक्सरसाइज का होता है। अगर आप थोड़े से भी ओवरवेट हो ना, थोड़े से भी, मान लो आपका नॉर्मल वेट 55 किलो होना चाहिए और आप 60 किलो भी है, तो 5 किलो अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कंसीव करने में। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन जिनको इस तरीके की दिक्कत होती है ना, जिनके एक ट्यूब है, ट्यूब में ब्लॉकेज है, या फिर जो भी मतलब इस तरीके के इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए सबसे जरूरी है फिटनेस। आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, 1-1.5 घंटा। आपका वजन बिल्कुल जितना होना चाहिए ना, BMI उतना होना चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए गजब की। जैसे जिम में लड़कियां नहीं जाती हैं पूरी हर जगह से फिट,
इस तरीके की अगर आपकी फिटनेस है ना, तो आप जरूर लगा लो कि आपको मुश्किल से 2-4 महीने में आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे 100%। क्योंकि आप अगर मोटे हो, क्योंकि देखिए मेरी डॉक्टर ने यही कहा था कि आप अपना वजन मत बढ़ने देना अगर आपको बच्चा चाहिए। तो मेरा वजन उस टाइम था 78 kg। जब डॉक्टर ने बोला कि वजन मत बढ़ने देना, आप वजन पे कंट्रोल रखना, मीठा मत खाना, तो मैंने अपना वजन 4 महीने में 78 से 58 पर ले आई थी। 20 किलो वजन 4 से 4.5 महीने में मैंने कम कर लिया था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर था कि मुझे बच्चा प्लान करना है। लेकिन उसके बाद मैंने प्लान नहीं किया था। जब वजन मेरा 58 पे आ गया था ना, 58 kg, उसके बाद मैंने उस वजन को अगले 4-5 महीने मेंटेन करके रखा 58 kg। मैंने उस टाइम बीच में मैंने एक्चुअली क्या था कि उस टाइम मैं प्रेगनेंसी लेना नहीं चाह रही थी बीच में कुछ महीने, क्योंकि मैं अपना नौकरी कर रही थी। तो उस टाइम क्या था कि मैंने फिर उसके बाद अपनी फिटनेस के बाद हेल्थ पे भी ध्यान दिया, खाने पीने पे। तो उन चीजों का और आपके ऊपर इतना अच्छा इफेक्ट पड़ा कि प्रेगनेंसी हो गई। कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आजकल हर चीज का ट्रीटमेंट है, हो जाता है। ठीक है, डॉक्टरी लाइन में सब कुछ है आज के टाइम में। तो प्रेगनेंसी की टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होती है। मुझे अभी भी नहीं है, मुझे पता है कि कल को अगर मैंने दोबारा शादी करी भी तब भी मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी। और मतलब मुझे मालूम है जितना है ना बचे हुए ऑर्गन उनसे भी हो जाएगी। और मेरा तो विहान नॉर्मल डिलीवरी से हो रखा है, आप खुद सोचिए। तो इसकी कोई टेंशन नहीं होती, आजकल टेक्नोलॉजी है। और दूसरी बात, मुझे एक और बात बतानी थी, थोड़ी सी सैड न्यूज है। मेरा जो दूसरा चैनल है, मैंने आपको बताया था, जिसका नाम मैं बार बार चेंज करे जा रही हूँ, कभी कुछ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं उस चैनल पे काम क्या करूं। वो चैनल पे मैंने पिछले 1 साल से कोई काम नहीं किया, ऐसे का ऐसा छोड़ रखा है ना। तो उस चैनल पे मैं काम क्या करूं? कभी सोचती हूँ रिएक्शन दूं, फिर सोचती हूँ नहीं रहने दूं, रिएक्शन नहीं देना। रिएक्शन से आपकी खुद की एक रेपुटेशन डाउन होती है। मतलब चैनल अगर आप, और ये मेरा मानना है ये कि अगर आप रिएक्शंस देते हो तो उससे आपकी जो एक रेपुटेशन, लोगों के बीच में एक दिल में एक रिस्पेक्ट होती है ना, इज्जत होती है, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं कि आपको कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी लोगों की, है ना। क्योंकि लोग आपको फिर वही है ना, आप मान लो देखने वाले लोग हैं, मान लो मेरे को 10,000 बंदे देखते हैं, ठीक है, वो 10,000 बंदे दूसरे यूट्यूबर को भी देखते हैं। अब हम रिएक्शन चलो हम बड़े यूट्यूबर्स पे देंगे तब भी मान लो, तब भी वो क्या है ना कि अब उनमें से 5,000 लोग भी उनको पसंद करते हो और हम रिएक्शन में कुछ खरी खोटी सुना दे तो वो चीज आप लोगों को पसंद नहीं आएगी। फिर है ना, आप कहोगे कि उसको क्यों सुना रही है, तो घटिया है, ये है वो है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि रिएक्शन देना चाहिए। एज अ ब्लॉगर अगर आप आए हो यूट्यूब पे तो एज अ ब्लॉगिंग ही चलना चाहिए। रिएक्शंस का जीनर वैसे भी मेरा नहीं है, लेकिन मैं कई बार ये सोचती हूँ कि रिएक्शन के नाम पे मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि अच्छी पॉजिटिव रिएक्शंस दूं, मतलब कुछ अच्छे सुझाव दूं, है ना। बट फिर भी मुझे लगता है कि कुछ अपना ही करो तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, है ना, कुछ अपना ही। क्योंकि अब मेरे खुद का भी एक फेस वैल्यू है, मुझे मतलब किसी और का मतलब उस तरीके से मुझे जरूरत नहीं लगता कि मुझे जरूरत है कि मैं किसी और को की टांग खींचूं। मुझे वो चीज नहीं करनी, किसी की टांग नहीं खींचनी है। मेरे को लगना है कि चाहे धीरे धीरे चैनल ग्रो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी भी मेरे पास समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करना है। और ऐसा नहीं कहती, मेरी रिएक्शंस में भी बहुत मेहनत लगती है। किसी के चैनल को पूरा का पूरा आपको वॉच करना पड़ता है ना, काफी कम से कम इतनी वीडियोस देखनी पड़ेंगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, तब आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। तो मेरे को कई बार लगता है कि रिएक्शन से अच्छा है कि आप देश दुनिया के ऊपर ही कुछ बोल लो, है ना, बात कर लो, कुछ पॉलिटिकली कुछ बोल लो, बातें कुछ, है ना, इस तरीके का कुछ कर लो, या कुछ भी। मैं सुझाव दीजिए कमेंट में कि मैं उस चैनल पे क्या कर सकती हूँ। क्योंकि एक सैड न्यूज ये भी है कि मेरे वो 25,000 23,000 रुपए, मतलब 20,000 रुपए कट के आते, वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि शायद वो पुराने हो गए हैं। पेमेंट काफी टाइम की रखी है। मैंने कल 1 घंटा टेक्निकल टीम से बात करी, बट उन्होंने मेरा ट्रबल शूट किया ही नहीं। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा जो दूसरा चैनल है ना, उस पे मैंने अकाउंट लिंक नहीं कर रखा था पिछले 2 साल से। वो चैनल क्रिएटेड भी था, उसमें पैसे भी पड़े थे जो मैंने वीडियोस डाली थी, लेकिन उसके साथ जब तक आप अकाउंट नहीं जोड़ोगे, पिन वेरिफिकेशन नहीं करोगे, अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करोगे, तो वो पैसे कब कैसे आएंगे अकाउंट में। तो अब क्या हुआ कि उस एडसेंस पे मेरे पास मेल आया कल कि उसमें लिखा है कि आप ना दूसरा एडसेंस क्रिएट कर लीजिए उस अकाउंट के लिए। वो एडसेंस का कुछ दिक्कत है, इशू आ रहा है, अब काम नहीं कर रहा, 2 साल हो गए, कुछ दिक्कत आई होगी
तो अब वो पैसा कहाँ जाएगा मेरा, जो मेरे 20,000 रुपये पड़े थे, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है, वो तो आ ही नहीं रहे। मैंने अकाउंट भी लिंक कर लिया, करके देखा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, काफी इश्यूज आ रहे हैं, कल बात करी। तो मेरे को लगता है वो पैसे तो मेरे गए, और मुझे एडसेंस वगैरह का लिंक करना आ भी नहीं रहा समझ में कि कैसे लिंक करूं, मैं दोबारा कैसे क्रिएट करूं मैं बहुत टाइम लगेगा, दिमाग खराब होगा, कोशिश करूंगी। बट ये भी कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन हो चुका है आपका, मतलब पता नहीं, सिस्टम मुझे समझ के बाहर है इस चैनल पे। तभी मैं सोचती हूँ छोड़ना, क्यों इतनी मेहनत करी, अपना इसी पे निधि की दुनिया पे काम करती रहूंगी, ये बात है। और एक और मेरे को, एक मैंने आपको बताया था कि एक प्रमोशन था, ब्रांड प्रमोशन, जो कि मुझे पैसे दे रहा था, वो वीडियो भी मैंने बनाया, वो वीडियो मेरा रिजेक्ट हो गया। मुझे पता था रिजेक्ट तो होना ही है, क्योंकि मेरी एक तो वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं है फोन की, आप भी देख सकते हो। मैं काम चला रही हूँ पिछले 6 महीने से, मैं ये फोन ले आई थी ना तो अच्छा नहीं निकला फोन, लेकिन मेरे को ये था कि चलो कोई नहीं यार, पैसे लगा रखे हैं तो इस पे ही काम करना पड़ेगा। तो वीडियो क्वालिटी तो बिल्कुल अच्छी थी नहीं उसकी वीडियो की, तो मुझे भी मालूम था, वो ब्रांड बड़ा था कि वो मेरी वीडियो लेगा नहीं, है ना। वही हुआ, तो मेरे को एक मोबाइल फोन तो नया अच्छा खरीदना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का, लेकिन वो मैं अभी नहीं खरीद सकती। जब मेरा ये सारा लोन खत्म हो जाएगा, दिसंबर के एंड में मैं ये लोन मतलब अपना एक नया फोन खरीद लूंगी। बजट रखूंगी 30,000 रुपए का, 30,000 तक का एक अच्छा फोन मैं खरीदने का एक बजट बनाऊंगी, और इस साल के आखिरी तक मैं एक नया फोन खरीद लूंगी बढ़िया, फिर उससे अच्छी ब्लॉगिंग अगले साल से शुरू करूंगी। तो मैंने आज आपके साथ ना वो अपने प्लान्स शेयर करे थोड़े थोड़े करके, है ना, जो भी है मेरे कि ना क्या मुझे करना है। मैं सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती हूँ चीजों को, और मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, और चाहे मेरी लाइफ में कितनी दिक्कतें आए, मैं उसमें से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ले ही लेती हूँ अपनी जिंदगी में। सोच के देखो, कोई और होता तो टूट जाता, ओवरी भी नहीं है, ट्यूब भी नहीं है, कैसे होंगे बच्चे, हो तो गया अभियान, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस अपना माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आप डरोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर सोचोगे हो जाएगा तो होना ही होना है। मुझे पता है मैं कर लूंगी। मैं अभी भी ऑन कैमरा कहती हूँ कि मैं ये चीज करके दिखाऊंगी आप सबके सामने। इस साल के आखिरी तक वीडियो जरूर लाऊंगी कि हो गया काम सारा, निपट गया सारा लोन, छुट्टी लोन से, होगी रजिस्ट्री, बस वो लेकर आना है। तो उसके लिए मेहनत करनी है तो दिमाग दूसरी चीजों में नहीं चलाना है, काम करना है ना। तो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।